13.8 बिलियन साल पहले जब कुछ भी नहीं था, ना स्टार्स, ना गैलेक्सीज, ना प्लैनेट्स, इवन टाइम भी नहीं था, तो बस एक इन्फिनिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी थी जिसमें सारा मैटर और एनर्जी समाया हुआ था। और फिर एक पल में बूम, एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बनता है, टाइम बनता है, सूरज बनता है, हमारी धरती बनती है और फिर हम बनते हैं। और इस पूरे इवेंट को नाम दिया गया है बिग बैंग। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक जीनियस फिजिस्ट थे, उनका कहना था कि अगर हम बिग बैंग को समझ सकते हैं तो हम गॉड्स माइंड को भी जान सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये अनंत यूनिवर्स बनी कैसे, ये बिग बैंग इवेंट क्या है और कैसे बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ और उसके बाद कैसे अर्थ का क्रिएशन हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 1927 में, जब कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेट्री ने सबसे पहली बार बिग बैंग थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। जॉर्ज लेमेट्री एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर और कैथोलिक प्रीस्ट थे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की आइडिएशन यानी कि विचार डेवलप किया। लेमेट्री का थ्योरी उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि गैलेक्सीज एक दूसरे से एक्सेलरेट होकर दूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेंशन एक सिंगल डेंस पॉइंट से शुरू हुई थी जिसे उन्होंने प्राइमल एटम कहा। लेमेट्री को बेसिकली बिग बैंग का आइडिया आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आया, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो स्पेस टाइम को बेंड करता है, यानी कि बड़ी मास वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स या स्टार्स स्पेस टाइम को अपने प्रेजेंस से कर्व करते हैं। इसी चीज को जॉर्ज लेमेट्री ने डीप में रिसर्च किया और फिर उन्होंने देखा कि यूनिवर्स का तो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सोचा कि जब ये गैलेक्सीज अभी एक्सपैंड हो रहे हैं तो ये किसी न किसी टाइम पर एक जगह पर रहे होंगे जब भी ये एक्सपैंड हो रहा है। अब लेमेट्री ने एक हाइपोथेसिस दिया कि यूनिवर्स एक समय पे बहुत छोटी सी एक पॉइंट से शुरुआत हुई थी जिसे हम कॉस्मिक एग कहते हैं। उस पॉइंट से शुरुआत होकर यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और अब हम देख रहे हैं कि गैलेक्सीज दूर दूर तक फैलने लग रही है। इस हाइपोथेसिस को लेमेट्री ने बिग बैंग थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स का शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी डेंस पॉइंट से हुई, फिर किसी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन शुरू हुई और ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। आज भी यूनिवर्स 67.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सपैंड हो रहा है। कॉस्मिक एग में जो एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब जो छोटा सा पॉइंट था उसमें जो एक्सप्लोजन हुआ था वो कैसे हुआ होगा, इसके बारे में जॉर्ज लेमेट्री ने कुछ खास नहीं बताया, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इसे बताने की कोशिश करते हैं। बट कॉस्मिक एग का एग्जैक्टली एक्सप्लोजन कैसे हुआ होगा ये आज भी डिबेटेबल है। हम अपनी स्टोरी पे वापस आए तो जॉर्ज लेमेट्री ने अपना बिग बैंग थ्योरी 1927 में एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया, लेकिन उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसका एक कारण था कि लेमेट्री एक कैथोलिक प्रीस्ट थे और कुछ साइंटिस्ट उनके काम को सीरियसली नहीं लेते थे। दूसरा कारण था कि लेमेट्री का थ्योरी प्रिवेलिंग व्यू यानी कि प्रचलन व्यू के खिलाफ था। एक्चुअली पहले सभी लोग यही मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है और इटर्नल है, और स्टैटिक और इटर्नल यूनिवर्स की थ्योरी पहली बार इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थॉमस ब्रिजिस ने 1576 में प्रपोज की थी। इस थ्योरी के एक बड़े सपोर्टर खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, बिकॉज जब 1915 में जब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की जिसके इक्वेशंस है ये, एंड उसके सहायता से उन्होंने स्पेस टाइम कर्वेचर एंड ग्रेविटी को समझाया, बट जब 1917 में इस इक्वेशन को पूरे यूनिवर्स पे लागू किए तो उनको एक काफी शॉकिंग चीज पता चली, एंड वो ये थे कि यूनिवर्स कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, या तो ये सिकुड़ सकता है या फैल सकता है। बट चूंकि उस वक्त लोग, इवन आइंस्टाइन भी अपने दिल दिमाग से मान चुके थे कि नहीं, यूनिवर्स तो स्टैटिक ही है, कभी भी एक्सपैंड नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इक्वेशन में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा जी म्यू को ऐड कर दिया, जिसका काम था कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड होना चाहेगी तो ये फोर्स लगाकर खींच कर रखेगा, एंड अगर सिकुड़ना चाहेगी तो आउटवर्ड फोर्स लगाकर धक्का देकर रखेगा, और इस तरह से यूनिवर्स हमेशा स्टेबल और स्टैटिक रहेगा। यही कारण था कि 1927 के टाइम में जॉर्ज लेमेट्री ने जो दी बिग बैंग थ्योरी बनाया था उस पे कोई भी इतना ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही कोई इसे मानने को तैयार था। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि साल 1929 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सभी लोगों का यूनिवर्स को देखने का परसेप्शन ही बदल गया। दरअसल उस वक्त के महान एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल तब के समय के दुनिया के सबसे बिगेस्ट टेलीस्कोप से स्पेस में डीप डाइव कर रहे थे, और इसी के बीच उन्होंने एक कमाल की चीज देखी। उन्होंने देखा कि स्पेस में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देन एडविन हबल ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड रेडियल वेलोसिटी अमॉन्ग एक्स्ट्रा गैलेक्टिकल नेबुला, जिसमें हबल ने गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट के अपने ऑब्जर्वेशन से प्रेजेंट किए। बेसिकली रेडशिफ्ट एक फिनोमिना है जो ये बताता है कि लाइट हमसे जितना दूर जाएगी वो रेडिश दिखने लगेगी। तो हब्बल ने देखा कि गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट उनके अर्थ से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो गैलेक्सी जितना दूर जाने लग रही है वो अर्थ से उतना ही लाल दिख रही है। जिसके बाद ये प्रूव हो गया कि नहीं भाई, यूनिवर्स एक्चुअल में फैल रहा है एंड काफी तेजी से फैल रहा है। एंड इसके बाद आइंस्टाइन भी एक्सेप्ट किए कि हाँ यूनिवर्स फैल रहा है और अपने इक्वेशंस में से ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हटा दिए। हबल ने अपनी इस डिस्कवरी के बाद जॉर्ज लेमेट्री के द बिग बैंग थ्योरी को एक मेजर
बूस्ट दिया। लेकिन स्टिल 1950s तक सिर्फ बिग बैंग नेम फेमस हुआ था, बिग बैंग थ्योरी नहीं। फिर 1965 में एक बहुत ही बड़ा मैजिक होता है। एक्चुअली 1965 में अर्नो पैंजियास और रॉबर्ट विल्सन, जो कि न्यू जर्सी के बेल लैब्स में दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे, जब वो एक नए रेडियो टेलीस्कोप पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक सिग्नल पाई जो स्पेस से किसी एक सोर्स से नहीं आ रही थी, बल्कि सभी दिशाओं से आ रही थी, और गर्मी, ठंडी, दिन रात, मतलब किसी भी मौसम में बिल्कुल सेम इंटेंसिटी में आ रही थी। जिसके बाद में पता चलता है कि असल में इन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि CMB को डिस्कवर कर लिया है। बेसिकली ये CMB वही लाइट थी जो आज से 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के एक्सप्लोजन के टाइम पे सबसे पहली बार निकली होगी। बट ऑफ कोर्स जब ये लाइट निकली होगी तब काफी हॉट होगी, बट जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया ये ठंडी होती चली गई, और आज ये सिर्फ रेडियो वेव्स के फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल है। CMB का डिस्कवरी कॉस्मोलॉजी में एक मेजर ब्रेक थ्रू था। ये बिग बैंग थ्योरी के लिए मजबूत एविडेंस प्रोवाइड किया और इसने बिग बैंग को और भी वाइडली एक्सेप्टेड बनाया। फिर ये प्रूफ हो जाता है कि यूनिवर्स बिग बैंग की वजह से ही क्रिएट हुआ है। मतलब अब तक मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये मानने लग जाते हैं कि हाँ, बिग बैंग हुआ था और इसी की वजह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे साइंटिस्ट यूनिवर्स के क्रिएशन को लेकर अपने अलग अलग थ्योरीज देते हैं, बट इन सब में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक द बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। तो अब बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद एग्जैक्टली यूनिवर्स, हमारी अर्थ, एनर्जीज कैसे बननी स्टार्ट हुई। तो देखो, जैसे ही बिग बैंग हुआ, मतलब जो पॉइंट था वो एक्सप्लोड हुआ, तो एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के बाद पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। जस्ट इमेजिन 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके एक्सप्लोड होने के एक सेकंड के बाद लाइट यानी फोटोन्स फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, जो हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जानते हैं। 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट के बीच में बिग बैंग न्यूक्लियोथेसिस यानी कि BBN स्टार्ट हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था जो बिग बैंग के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ। इसमें यूनिवर्स के इनिशियल मूवमेंट्स में जो बेसिक पार्टिकल्स थे, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके बीच रिएक्शंस हुई और इससे लाइटर एलिमेंट्स बने। ये प्रोसेस रफली 3 मिनट्स के लिए चला, जब यूनिवर्स की एज सिर्फ कुछ मिनट्स थी। बिग बैंग होने के 3 मिनट के एंड तक यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन था लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम, और थोड़े अमाउंट्स में और भी एलिमेंट्स थे जैसे कि लिथियम और बेरिलियम। एंड आज भी ये रेशियो लगभग वैसा ही है। न्यूक्लियोथेसिस के अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था बिग बैंग के पहले 3 मिनट में, एंड वो था मैटर और एंटी मैटर का एनिहिलेशन यानी कि विनाश। बेसिकली मैटर आपको पता ही होगा कि दुनिया की हर चीज मैटर से बनी होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जैसे कि हम सबको पता है कि मैटर वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, बट एंटी मैटर ठीक इसके उल्टा होता है। इसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, और जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो खत्म हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो बिग बैंग के टाइम पे मैटर और एंटी मैटर बराबर अमाउंट में क्रिएट हुए थे, लेकिन जब मैटर और एंटी मैटर कोलाइड किए तो थोड़ा सा मैटर बच गया, और यही बचा हुआ मैटर आज के यूनिवर्स को क्रिएट किया। टाइमलाइन में आगे बढ़े तो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स बहुत ही यंग था, लेकिन उसने पहले से बहुत कुछ प्रोग्रेस कर लिया था। बिग बैंग के शुरुआत की रोशनी ठंडी हो गई थी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ मिलकर न्यूट्रल एटम्स बनाने लगे। इस प्रोसेस को रिकम्बिनेशन कहते हैं, और इसी के चलते यूनिवर्स पहली बार ट्रांसपेरेंट हुआ। लेकिन यूनिवर्स तब भी एक डार्क प्लेस ही थी। अब तक कोई भी स्टार्स या गैलेक्सीज नहीं बने थे, इसलिए सबसे पहली रोशनी सिर्फ बिग बैंग के बाद की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से ही आती थी। बिग बैंग के 100 मिलियन साल बाद यूनिवर्स थोड़ा सा ठंडा हो गया था, जिससे पहली बार स्टार्स और गैलेक्सीज बने। ये अर्ली स्टार्स बहुत बड़े थे और उनकी लाइफ स्पैन काफी छोटी थी। वो किसी रीजन की वजह से एक्सप्लोड हो गए और हैवियर एलिमेंट्स रिलीज किए, जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स के लिए सीड्स यानी कि बीज का काम किया। समय के साथ यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता गया, स्टार्स बने, एक्सप्लोड हुए, गैलेक्सीज टकराई और मर्ज हुई, और यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होता गया। बिग बैंग के 1 बिलियन साल बाद यूनिवर्स अभी भी बहुत यंग ही था। सिर्फ 1/14 हिस्सा ही था उसके करंट एज का। यूनिवर्स तब बहुत छोटा और डेंस था। इस पॉइंट पर यूनिवर्स इतना कूल हो गया था कि पहले स्टार्स फॉर्म होने लग गए थे। ये स्टार्स बहुत मैसिव और शॉर्ट लिव्ड थे, और ये भी सुपरनोवा के जैसे एक्सप्लोड हो गए। एंड इस बार भी इन सुपरनोवा के एक्सप्लोड होने की वजह से यूनिवर्स में हैवी एलिमेंट्स स्प्रेड हुए, जैसे पहले भी हो रहे थे, बट इस टाइम पीरियड में ये चीज कुछ ज्यादा ही हो रहा था, जो बाद में स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत सही साबित हुआ। इस टाइम पर गैलेक्सीज भी फॉर्म हो रहे थे, और ये गैलेक्सीज आज के दिखने वाले गैलेक्सीज से बहुत छोटे थे, बट ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो कि अच्छी बात थी। और ये गैलेक्सीज स्टार्स को बहुत तेजी से फॉर्म कर रहे थे। इस टाइम पर यूनिवर्स रीआयोनाइजेशन प्रोसेस से गुजर रहा था। रीआयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्स के न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस को रीआयोनाइज्ड किया गया, मतलब हाइड्रोजन एटॉम से इलेक्ट्रॉन्स हटाए गए। ये प्रोसेस पहले स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए चल रही
रही थी। एंड ये रीआयोनाइजेशन यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था और इसने ही यूनिवर्स को लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट बनाया, जिससे हम पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देख सकते थे। इसने बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन को भी पॉसिबल बनाया, जैसे कि आज के डेट में हम गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को देखते हैं। गैलेक्सी क्लस्टर एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर कई सारी गैलेक्सीज एक दूसरे के आसपास होती है, और सुपर क्लस्टर एक और बड़ा ग्रुप है जो कई सारे गैलेक्सी क्लस्टर को एक साथ जोड़ देता है, जिससे एक और बड़ा कॉस्मिक स्ट्रक्चर बनता है। बिग बैंग के 4.5 बिलियन साल बाद यूनिवर्स बहुत स्पीड से एक्सपेंड हो रहा था। अब स्टार्स और गैलेक्सीज बन चुके थे और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मैच्योर हो रही थी, और इसी मिल्की वे के एक हिस्से में एक डेंस क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट कोलैप्स होने लग रही थी अपनी ग्रेविटी के अंदर, जिसे सोलर नेब्यूला कहते हैं। और जब ये सोलर नेब्यूला कोलैप्स हुआ, वो बहुत तेजी से स्पिन करने लगा और एक डिस्क में फ्लैट हो गया। डिस्क की मेजॉरिटी मास सेंटर में अट्रैक्ट हुई और सन का फॉर्मेशन हुआ। बाकी मटेरियल सन के अराउंड ऑर्बिट करने लगे थे, एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क फॉर्म करते हुए। ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बहुत कैओटिक प्लेस था, मतलब इस जगह पे कुछ भी स्टेबल नहीं था, जहाँ पे डस्ट और गैस पार्टिकल्स लगातार कोलाइड और इंटरेक्ट करते जा रहे थे। समय के साथ साथ ये पार्टिकल्स एक साथ जुड़ने लगे और बड़े बड़े बॉडीज फॉर्म करते गए। इन बॉडीज को हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, जो आगे चलकर प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। प्लैनेटेसिमल्स ग्रो होते रहे और कोलाइड होते रहे, इवेंचुअली आज के प्लैनेट्स और मून फॉर्म करते हुए। 4 इनर प्लैनेट्स मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, और 4 आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून फॉर्म हुए। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और मून के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट और ड्वार्फ प्लैनेट्स। इनके बारे में मानना है कि वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के लेफ्ट ओवर मटेरियल से फॉर्म हुए हैं। इस टाइमलाइन में आगे बढ़ने से पहले बिग बैंग ने कुछ ऐसे सवाल भी छोड़ दिए हैं जिसका आज के मॉडर्न डेज में भी आंसर नहीं है, जैसे बिफोर द बिग बैंग यूनिवर्स कैसा था? बिग बैंग एक ही बार हुआ, ये बार बार हुआ? क्या टाइम का शुरुआत और अंत है, या ये हमेशा चलता रहता है? क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास भी नहीं है। बिग बैंग के 4.5 बिलियन साल बाद हमारा सोलर सिस्टम बना था, और ये था बिग बैंग एक्सप्लोजन से अर्थ तक की बनने की कहानी। बट अभी भी किसी प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं था। तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे हम इंसान है, कैसे पेड़ पौधे आए, कैसे ये जानवर आए, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, और दुनिया का सबसे पहला लिविंग थिंग क्या था? और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इंसानों का इवोल्यूशन बंदरों से नहीं बल्कि मछली से हुआ। इन सब का जवाब यूनिवर्स क्रिएशन के नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय।